सभी एएनएम सिस्टर को मेरा नमस्कार। चलिए आज हम लोग एएनएम क्लास को जो भी एएनएम और जीएनएम की तैयारी कर रहे हैं जो आने वाले वैकेंसी को, तो इस क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं जिसमें कि हम लोगों का मिडवाइफरी टॉपिक चल रहे हैं। और कल हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे 30 क्वेश्चन के अराउंड। उसमें कुछ कैंडिडेटों को जो डाउट था इसको लेकर और वैसे हमने बताए भी थे, तो उसको फिर से हम इस क्वेश्चन को एक बार बता देते हैं उसके बारे में डिटेल्स में कि सिंड्रोम्स के कारण क्या क्या मतलब कि शरीर में होती है अनिश्चितता या असमानताएं, लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं। क्योंकि शरीर में जो असमानताएं देखने को मिलते हैं वो किसके कारण, तो वो सिंड्रोम्स के कारण ही होते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि 21वें गुणसूत्र क्रोमोजोम, क्योंकि आपको पता है कि हमारे शरीर में कितना, तो 23 जोड़ा क्रोमोजोम होते हैं और हमारे शरीर में 23 जोड़ा आते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारा ऐसा जंतु है जिसमें कि हमसे भी ज़्यादा मतलब कि क्रोमोजोम होता है। 23 जोड़ा मतलब कितना हो गया, 23 पेयर मतलब जोड़ा। एक पेयर में कितना, 2 होता है, तो मतलब कि 46 क्रोमोजोम होते हैं मानव के शरीर में। उसके बाद यदि हम बात करें तो कुत्ता में इससे ज़्यादा होते हैं, कबूतर में 80 जोड़ा होता है, सबसे ज़्यादा होता है टेरिफोफाइटस में सर्वाधिक होता है 1600 क्रोमोजोम होता है। कितना होता है, 1600 क्रोमोजोम होता है। सबसे कम जीवाणु में होता है, जीवाणु में एक ही क्रोमोजोम होता है। कितना होता है, एक ही क्रोमोजोम होता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन उससे अलग है, कह रहा है कि 21वें गुणसूत्र क्रोमोजोम का संबंध होता है किससे, डाउन्स सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम्स या क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम्स या कैसेरियन सेक्शन। तो मतलब कि गुणसूत्र को कम हो जाने से क्या होते हैं या बढ़ने से क्या होते हैं वो हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम लोगों के शरीर में 23 जोड़ा मतलब कि 46 गुणसूत्र होने चाहिए। वही यदि हम बात करें तो टर्नर सिंड्रोम कम हो जाता है, तो मतलब कि जनरली इसकी संख्या क्रोमोजोम की संख्या यदि 45 हो जाती है तो इसमें मतलब कि टर्नर सिंड्रोम आ जाता है। यहाँ पे ये सिंड्रोम देखने को मिल रहे हैं और ये केवल महिलाओं में होता है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होते हैं, तो इसमें स्त्रियों में मतलब कि अविकसितता देखने को मिलती है, मतलब पूरा शरीर विकसित नहीं होते हैं, जिससे कि उसमें बाझपन देखने को मिलता है। वही यदि हम बात करें कि क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, इसको क्लिनेफेल्टर या क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम से भी कहते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम भी, या ये वही लिखा हुआ है क्लाइनेफेल्टर्स के या क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम। ये वे सिंड्रोम होता है जिसमें कि क्रोमोजोम की संख्या 47 हो जाता है और ये केवल पुरुषों में होता है, जिससे कि पुरुषों में नपुंसकता देखने को मिलते हैं। उसके बाद डाउन सिंड्रोम्स के बारे में जानते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें क्रोमोजोम की संख्या 47 होती है, या मेल फीमेल दोनों में होते हैं। इसमें शरीर बेडोला हो जाता है, मतलब कि जीभ और होंठ मोटे हो जाते हैं। शरीर मतलब कि मनुष्य मंद बुद्धि का हो जाता है। कोई आप लोग देखते होंगे जब बच्चा जन्म लेता है तो वो मंद बुद्धि का होता है, या धीरे धीरे वो मंद बुद्धि होने लगते हैं, मंगोल टाइप का होने लगता है। तो समझिए उसमें क्या होता है, डाउन्स सिंड्रोम्स आ गया। तो मतलब क्या कर रहा है, मतलब कि डाउन सिंड्रोम मतलब कि उसमें 47 क्या हो गए, क्रोमोजोम की संख्या हो गए। तो इस तरीके से मतलब कि आपका कह रहा है कि कौन सा सिंड्रोम आ जाते हैं 21वें क्रोमोजोम से संबंध, तो डाउन सिंड्रोम्स ही आते हैं। इसका लक्षण क्या है ये हमने आपको डिटेल्स में बता दिए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन के अराउंड ये सब हम लोग देख चुके थे और उसके बाद ये क्वेश्चन हम लोग शायद देख चुके थे। फिर से दोहरा देते हैं, इसमें क्या है। हाँ, लेकिन जो भी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो नई बहाली आने वाले हैं, जो 1300 का ऐलान हो चुका है, दिवाली से पहले बहाली होंगे, उसके बाद फिर 15,000 बहालियाँ हैं। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए। यदि आपकी तैयारी नहीं रहती है तो आप उसके लिए फॉर्म सिर्फ भर के क्या करिएगा, जब आप तैयारी नहीं होता है तो आप फॉर्म भरने से तो कुछ होगा नहीं।
इसलिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि डोडेलेंस बेसिलिन पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? सिर में, नाक में, योनि में या कान में? तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आपका पाया जाता है योनियों में। कहाँ पाया जाता है? योनियों में। कैसी? डोडेलेंस जो बेसिली होती है वो कहाँ पाया जाता है? तो स्त्रियों के योनि में पाए जाते हैं। ये पूछ दिया जाए या प्यूबिक हेयर पूछ दिया जाए तो ये सब कहाँ पे पाया जाता है? तो मतलब कि स्त्रियों के योनि में ही पाए जाते हैं। उसके बाद है कि भ्रूणीय विकास में गर्भ फेटस के तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है कहाँ? एक्स्ट्रोडर्म से या सेरोक्सा से या मेसोडर्म से या एंडोडर्म से? तो कहाँ से होता है भ्रूणीय विकास गर्भ में? तो ये आपका होता है एक एक्टोडर्म से। कहाँ होता है? एक्टोडर्म से इसका विकास होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहा है कि असामान्य प्रसव की किस अवस्था में गर्भवती को जानुवक्ष अवस्था में रखना लाभदायक होता है? किस अवस्था में? जन्म पूर्व रक्तस्राव हो रहा है तब, या नाल भ्रंश की अवस्था में, योनि भ्रंश, या जन्मोत्तर रक्त अवस्था में? तो किस अवस्था में रखा जाता है? तो ये जन्म पूर्व रक्त अवस्था हो रहा है तो उस समय में इसको रखा जाता है जानुवक्ष अवस्था में। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि अस्थैनिक गर्भावस्था जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो मतलब कि फटने से उत्पन्न संभावित लक्षण क्या हो जाता है? निचला उदर में अचानक मतलब कि जब गर्भावस्था फटने के आते हैं तो उसमें क्या लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं? निचले उदर में अचानक ऐंठन युक्त दर्द आने लगता है, या उसमें तीव्र रक्तस्राव होने लगता है, या निर्जलीकरण आ जाता है, या रक्त शर्करा बढ़ने लगता है? ये क्या होता है? मतलब कि निचले जो उदर का भाग होता है, पेट का निचला भाग होता है, उसमें ऐंठन युक्त दर्द आने लगे तो आप पेशेंट को मतलब कि समझ जाइएगा यदि पेशेंट में ऐसा हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है? अस्थैनिक गर्भ अवस्था के फटने की उत्पन्न की संभावित लक्षण आने लगे हैं। ठीक है, सबकी गर्भावस्था फटने की स्थिति में आने लगा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसव में जुड़वा गर्भों का अधिक पर्याप्त खतरा कौन सा है? कह रहा है कि प्रसव के समय में जुड़वा गर्भों का अत्यधिक पर्याप्त खतरा कौन सा रहता है? प्रसव उत्तर रक्तस्राव का, या रज्जु निकल आने का, या बाधे हुए जुड़वा का, या संक्रमण का? तो प्रसव में जुड़वा गर्भों का जो अत्यधिक प्राय का खतरा रहता है वो क्या चीज़ का रहता है? तो वो रज्जु निकलने का खतरा रहता है। किसका? तो रज्जु निकल आने का खतरा बना रहता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भस्थ के समय पाए जाने वाले लिक्विड एमनी की सामान्य मात्रा कितनी होनी चाहिए? 700 से 1000 ml, 1000 से 250 ml, 2500 ml, 2500 से 3000 ml, या 3000 ml से ज़्यादा? ml मतलब मिलीलीटर। तो कितना होते हैं? तो ये आपका 700 से 1000 मिलीलीटर के ही मध्य में इतना ही होना चाहिए, इतना के बीच में होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नितंब प्रस्तुति के साथ जुड़वा सबसे बड़ा खतरा क्या है? तीव्र प्रसव का, या पैर निकलने का, या बाहु निकलना, या रज्जु निकलने का? तो नितंब प्रस्तुति के साथ जो जुड़ा सबसे बड़ा खतरा होता है, जब नितंब प्रस्तुति किए जाते हैं तो उस समय सबसे बड़ा जो खतरा बना रहता है वो क्या चीज़ का रहता है? तो रज्जु निकलने का ही बना रहता है। ये कह लीजिए, या जुड़वा गर्भावस्था के धारण के समय में भी रज्जु निकलने का ही खतरा बना रहता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि वह आयु जब गर्भ की खोपड़ी का ब्रेगमा बंद हो जाना चाहिए,
वह कौन सी आयु है जब गर्भ की जो खोपड़ी होती है उसका ब्रेगमा बंद हो जाता है? 21वें महीने में, 18वें महीने, 7वें या 5वें महीने में? तो ये कब होता है? तो ये आपके 18वें महीने में होता है। कब होता है? 18वें महीने में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ के सिर का जन्म, मतलब कि गर्भ के सिर का जन्म होता है एक्सटेंशन द्वारा या क्रोविंग द्वारा या फ्लेक्शन द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो किस प्रकार से होता है? तो ये आपका मतलब कि एक्सटेंशन द्वारा भी नहीं होते हैं, क्रोविंग द्वारा भी नहीं किया जा सकता है, तो इनमें से नन ऑफ दीज हो जाएगा। कैसे होता है ये आपके आगे के क्वेश्चन दिया गया वहाँ पर देखने को मिलेंगे, और इससे पहले भी हम बता चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में, पिछला क्लास में आप लोग देखिएगा। कह रहा है कि बच्चा प्रजनन करने वाली सबसे ठीक प्रकार की श्रेणी पेल्विस है क्या? अंडा आकार प्रयत्न या हृदय आकार प्रयत्न पेल्विस जिसको बोलते हैं, या गोलाकार प्रयत्न या वृक्काकार प्रयत्न? तो बच्चा प्रजनन करने की सबसे जो सटीक प्रकार का जो श्रेणी जो है पेल्विस जो माना जाता है वो किस प्रकार का माना जाता है? तो गोलाकार प्रयत्न का। किस प्रकार का? तो गोलाकार का। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि बच्चों को ऊष्मा यंत्र इंस्यूबेटर में रखा जाता है, मतलब ऊष्मा यंत्र में जो रखा जाता है क्योंकि यह सदमे को ठीक से करने में सहायता आता है, या शरीर को तापमान को समान बनाए रखने में, या पेशियों की सक्रियता कम करने में, या यह वृद्धि एवं विकास के सुगम बनाता है? तो बच्चों को ऊष्मा यंत्र में रखा जाता है क्योंकि उससे क्या होता है? तो उससे मतलब यह शरीर के तापमान को समान बनाए रखते हैं। अभी आप इस केस को कब देखते हैं? जैसे कि 9 महीने में नॉर्मली डिलीवरी होते हैं, लेकिन कुछ डिलीवरी ऐसे भी होंगे, आप जहाँ पर जॉब करिएगा तो आपके पास ऐसे भी पेशेंट, ऐसे भी केसेज आ जाएंगे कि मतलब कि डिलीवरी 9 महीने से पहले 7 महीने में ही हो गया। उस समय में बच्चों को तापमान मेंटेन करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है ऊष्मा यंत्र की, तो उस समय में ये सब प्रक्रिया अपनाया जाता है। ठीक है, इसका भी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि पस पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जो प्रजनन अंगों एवं स्तन कोशिकाओं को प्रभावित करता है उसको क्या कहते हैं? प्रोगेस्टेरॉन या वैसोप्रेन या कॉर्टिकोस्फिन या ऑक्सीटोसिन? तो क्या कहा जाता है उस ग्रंथि को? तो उसको कहा जाता है ऑक्सीटोसिन। क्या कहा जाता है? तो ऑक्सीटोसिन उसको कहे जाते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है कि एक अब जब बड़ा क्वेश्चन देखिएगा तो ये मत समझिएगा कि बड़ा क्वेश्चन है तो नहीं आएगा। बीटीएससी वाला क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे एक दिन हम लोगों का बीटीएससी का जो क्वेश्चन है उसी का क्लास होगा जो आपका पूछा गया क्वेश्चन। कह रहा है कि एक परिचारिका को गर्भ अवस्था के समय गुप्त शोफ का सुझाव देने वाला लक्षण क्या है? अधिक वजन बढ़ना, या बढ़ा हुआ रक्तचाप, या मूत्र उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि, या कम रक्ताणु गिनती? तो क्या होता है? तो इस केस में आपको अधिक वजन बढ़ने लगता है। क्या होता है? अधिक वजन बढ़ने लगता है। गुप्त सेब का जो सुझाव देने वाला लक्षण है वो क्या होता है? तो उसका जो वजन है वो बढ़ने लगता है। कब? जब जो परिचारिका को गर्भ अवस्था में समय में आते हैं तब। अगला है कि गर्भाक्षेप से पीड़ित स्त्रियों की परिचर्या देखभाल होनी चाहिए कैसे? लिथोटोमी अवस्था, या अधोशीर्षी अवस्था, या डाई अर्ध अधोमुखी अवस्था, या पृष्ठीय अवस्था? तो कैसी होनी चाहिए? तो ये आपका मतलब कि पृष्ठीय अवस्था होनी चाहिए। कैसे? देखभाल के लिए पृष्ठीय अवस्था होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं इन्वेस्टमेंट
इफेसमेंट होते समय ग्रीवा हो जाती है, मतलब ग्रीवा क्या हो जाता है? इफेसमेंट के समय में ग्रीवा छोटा हो जाता है, मोटा, पतला या लंबा हो जाता है। तो कैसे हो जाता है ग्रीवा? तो इफेसमेंट के समय में ग्रीवा छोटी हो जाती है। कैसे हो जाती है? छोटी हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि पेडोलिक गर्भवर्तन में गर्भ को प्रस्तुत होने के लिए बनाया जाता है किससे? कंधे द्वारा, सिर द्वारा, या एक या दोनों निचले उपांगों द्वारा, उपांग मतलब अपेंडिक्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, या इनमें से कोई नहीं। तो कैसे बनाए जाते हैं? तो इनको बनाया जाता है मतलब कि एक या दोनों निचले उपांग के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन सा एक स्त्राव एंटेरियो पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या कह रहा है कि एक स्त्राव मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपके गले में होते हैं, जो कि गले से कनेक्टेड मतलब कि हृदय से कनेक्ट होकर मतलब कि सर तक जोड़ने का कार्य करता है, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। वही कह रहा है कि एक जो स्त्राव एंटेरी अगर दिक्कत होगा तो हम कल पिट्यूटरी ग्लैंड को फिगर के साथ समझा देंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड का नहीं है मतलब कि कौन सा स्त्राव, तो ये मतलब कि उसके द्वारा कौन सा स्त्राव नहीं होते हैं, तो इनके द्वारा आपका ऑक्सीट्रोन नहीं होता। क्या ऑक्सीट्रोन नहीं होता? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि माँ बनने वाली स्त्री को बताना चाहिए कि दूध एक निम्न स्रोत है। क्या चीज़ का स्रोत? जब माँ बनेगी और जो स्त्रियाँ, तो आप उसको क्या सजेशन देंगे दूध को लेकर? क्योंकि बच्चे को दूध पिलाएंगे स्वस्थ रहने के लिए, तो उसको मतलब कि आप किस तरीके से बताना चाहेंगे कि दूध के बारे में कि उसमें कैल्शियम होता है, लोहा, विटामिन, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होते हैं दूध किस चीज़ से युक्त होते हैं? तो वो कैल्शियम युक्त होता है। और कैल्शियम से क्या होता है मतलब कि हड्डी मजबूत होते हैं, शरीर में मांसपेशियों मतलब कि तक उसका बल पहुंचता है, और जो रक्त बनाने मतलब कि हड्डियों के द्वारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी का भी फॉर्मेशन होते हैं, क्योंकि हड्डी मजबूत होंगे तो उसमें और भी बहुत सारा विटामिन पाए जाते हैं। तो इस तरीके से मतलब कि क्या कैल्शियम उसमें माँ के दूध में क्या होता है मतलब बहुत ज़्यादा, और भी बहुत सारा स्रोत रहते हैं लेकिन कैल्शियम का ज़्यादातर उसका स्रोत उसमें होते हैं। अगला कह रहा है कि निषेचित अंडे का गर्भाशय की दीवार पर आरोपण किस दिन पूर्ण हो जाता है? मतलब निषेचित अंडे का गर्भाशय की दीवार पर, जो गर्भाशय का दीवार होता है वो हमने आपको फिगर में बताए थे, दिखा भी दिए थे। निषेचन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया भी हमने आपको बताए थे, किस तरीके से पुरुष का जो क्रोम कह लीजिए उसका जो पुरुष का जो ये हमने पिछले क्लास में बहुत सारे डिटेल्स में बताए थे। हालांकि टर्म पर प्लेसेंटा का वजन लगभग कितना होता है? मतलब कि कितना होता है? 100 ग्राम या 300 ग्राम, 500 ग्राम या 1000 ग्राम? तो कितना होता है टर्म पर? तो इस पर इसका जो वजन होता है वो 500 ग्राम होता है। कितना होता है? 500 ग्राम होता है। मतलब कि निषेचन में, फर्टिलाइजेशन में हमने आपको बताए थे ना कि पुरुष का जो जब शुक्राणु फीमेल बॉडी के योनि के माध्यम से शरीर में इंटर करता है, जो कि ओवरी अंडाशय में जाकर वहाँ पर निषेचित हो जाता है, तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो वही कह रहा है कि कितने दीवार पर जो आरोपण होता है गर्भाशय पर, वो पूर्ण दिन कितने में दिन में होते हैं? 5 में, 11 में, 20 में या दूसरे दिन में? तो ये किस दिन में होते हैं? तो ये आपके 11वें दिन में होते हैं। कितने दिन में? 11वें दिन में। अगला है, और प्लेसेंटा के बारे में तो हमने और भी बहुत सारा कुछ जाने थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टर्म पर प्लेसेंटा का लगभग कितना भाग फेटल और ऑरिगिन का होता है? 1/5 भाग, 1/4 भाग, या 4/5वां भाग, या 1/2 भाग? तो कितना होता है? तो ये आपका होता है वो 4/5 भाग। कितना? 4/5 भाग प्लेसेंटा का लगभग इतना फ्यूटल ऑर्गन होते हैं।
अगला है कि पोस्ट मैच्योरिटी के दौरान अग्निओटिक द्रव का रंग होता है कैसा। तो इसका जो रंग होते हैं वो ग्रीनिश येलो होता है। कैसा होता है, तो ग्रीनिश येलो होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का कार्य होता है क्या। गर्भ अवस्था के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का जो कार्य होता है वो कैसा होता है, ये होता है मतलब कि जैसे इसमें ये दिया गया है आपका कि यह आघात अवशोषकों के रूप में कार्य करता है। इस रूप में भी अमीनो फ्लूइड काम करता है क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारा ज़्यादा मात्रा में अमीनो अम्ल भी होते हैं। उसके बाद यह तापक्रम को समान भी बनाए रखने में सहायक होते हैं। यह भ्रूण की स्वतंत्रता गति में भी सहायक होता है, ये भी सही है। इसका तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान योनि की पीएच वैल्यू मतलब कि क्षारीय और अम्लीय का जो पता चलता है एसिडिटी का, वह कैसे मतलब कि कितना होता है। पीएच होती है कैसा, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कभी कभी अम्लीय या कभी क्षारीय होता है। तो गर्भ अवस्था के दौरान जब गर्भ अवस्था धारण करते हैं तो उस दौरान जो योनि का पीएच वैल्यू होता है वो कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। कैसा हो जाता है, तो एसिडिक मतलब अम्लीय हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखे हैं। लगभग 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चन 30 से 40 के क्वेश्चन आसपास में हम लोग देखे हैं। तो इतना सारा 40 क्वेश्चन आज देखे हैं। कल हम लोग ट्राई करेंगे एक दिन में 50 क्वेश्चन करने का। कल 50 क्वेश्चन का लक्ष्य रहेगा। कल हम लोग 50 क्वेश्चन एक दिन में करेंगे। एक दिन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, समय जैसे जैसे नज़दीक आएंगे। अभी हम लोगों का सिलेबस में मतलब कि समय पूरा करने में समय भी है। तो हम लोग जैसे जैसे नज़दीक आएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का रेशियो भी बढ़ता जाएगा। हो सकता है तो 2 पीरियड भी आपके क्लासेज चलेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।